डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास, जिसमें से हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पीला, डी नीला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हड़प्पा का पुरस्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है। रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 360 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921-22 ईस्वी तथा 1922-23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहां उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में, डी आलमगीरपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा गांव खडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिम किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, 3 युग्मित समाधियां तथा गोदी बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मन के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए सिंधु, बी शतुर्दी, सी सरस्वती, डी गंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन बार बार आया है। अन्य नदियां हैं सरस्वती, घग्गर, आपया, सरयू, यमुना, गंगा आदि। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम था? ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरब, डी तुर्क अफगान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन कासिम ने 711-712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। यह एक अरब मूल का आक्रमणकारी था। चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क एवं तुर्क अफगान आक्रमणकारियों ने भी भारत पर कई आक्रमण किए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ए हुसैन शाह, बी जैन उल आबिदीन, सी इब्राहिम आदिल शाह, डी महमूद द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु सम्राट कहा गया है। यह आदिल शाही वंश के 5वें राजा थे। इन्होंने अपनी रचना किताब ए नौरस में मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? ए बलबन के शासनकाल में, बी फिरोज तुगलक के शासनकाल में, सी इल्तुतमिश के शासनकाल में, डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इल्तुतमिश के शासनकाल में ख्वाजरम शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खां भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु नदी तट तक आ गया था।
मंगबर्नी को इल्तुतमिश द्वारा शरण न देने पर चंगेज खां का खतरा टल गया। अगला प्रश्न, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए. गोवा, बी. बंगाल में हुगली, सी. आरकोट, डी. सूरत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम थी। अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरॉय भारत में कौन हुआ? ए. डियाज, बी. वास्को डी गामा, सी. अल्मीड़ा, डी. अल्बुकर्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। साल 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय बनकर आया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीड़ा 509 तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 509 में वायसरॉय बनकर आया। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए. मोहम्मद रजा खान, बी. सिताब राय, सी. राय दुर्लभ, डी. सैयद गुलाम हुसैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। अगला प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए. 12 अगस्त 1765 में, बी. 18 अगस्त 1765 में, सी. 29 अगस्त 1765 में या 21 अगस्त 1765 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले तय हुआ कि कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आप सभी के लिए यूपीएससी 27 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस पुस्तक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स एंड ट्रेंड एनालाइज। अगर आप इस पुस्तक को प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेंगी इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिसे पढ़कर आप इस बुक की महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।